हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर। देखिए, पहले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि जमीन के ऊपर क्या हो रहा है और जमीन के नीचे क्या हो रहा है, अंदर इनसाइड द अर्थ एंड अर्थ के ऊपर जो चेंजेस हो रहे हैं वो सब हमने समझे थे। आज हम एटमॉस्फेयर को समझेंगे, हमारे आसपास ऊपर जो हमारी हवा है, जो एयर है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। मैंने बहुत इजी तरीके से बहुत सारी पिक्चर्स का यूज करके आपको इजीली समझाने की कोशिश की है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द एयर। एयर क्या है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। हमारी जो अर्थ है वो एक ब्लैंकेट की तरह हवाओं से, एयर से घेरी हुई है। इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसको ही हम एयर कहते हैं, जो एटमॉस्फेयर हमारा है ना। तो आप एयर को ही एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग बींग डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर सर्वाइवल। हमारे जितने हम लिविंग बींग्स में ही आते हैं, जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, जिसमें भी जान है वो सब किसकी वजह से जी पा रहे हैं? वो एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पे जिंदा है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल अर्थ पे नहीं हो सकती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। देखिए, सन से बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज हमारी अर्थ तक आ सकती हैं, क्योंकि सन के पास जो रेज है वो इतनी नहीं है जितना हमें सन के नीचे जाके हम बैठते हैं और हम फील करते हैं। ये सिर्फ उतनी आने देता है। और वो कौन आने देता है? एटमॉस्फेयर। जितनी हमारी लाइफ के लिए अच्छी है, जो हमें हेल्पफुल है, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करिए, उतनी ही एयर को आने देता है हमारा एटमॉस्फेयर। अदरवाइज सन से तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, अगर वो सारी हमारी अर्थ पर आने लगी तो हम सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एयर वी ब्रीथ। हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो जैसे ऑक्सीजन है, जो हमें सांस लेने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो हमें किससे मिल रही है? हमारे एटमॉस्फेयर से मिल रही है। सन से ही हमें बचा रहा है। विदाउट द एटमॉस्फेयर हम ये लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती थी। डेज वुड बी एक्सट्रीमली हॉट। जो डेज हैं, अब देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर के बिना क्या हो सकता था? जो दिन है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो सकते थे एंड रात बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सकती थी। ऐसा क्यों? देखिए, जब सन की रेज आ रही हैं, अगर वो सारी सन के हमारे बिना एटमॉस्फेयर के अगर वो आती तो बहुत ज़्यादा गर्मी इस पे हो जाती और लाइफ पॉसिबल नहीं थी। और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सन की जो आने वाली रेज है वो इसी तरीके से वापस भी चली जाती। एटमॉस्फेयर का रोल ये है कि ये इतनी एनर्जी बचा के रखता है जितनी हमारी अर्थ को वार्म रखे। रात में भी ये एनर्जी बचा के रखता है, एटमॉस्फेयर का काम है, ठीक है। द एटमोसफेयर मेक्स द अर्थ सुइटेबल फॉर लाइफ। ये हमें सुइटेबल, एकदम जो परफेक्ट इन्वायरमेंट हमें चाहिए ना रहने के लिए, दिन में और रात में, वो हमारा एटमॉस्फेयर हमें देता है। अदरवाइज सन से जो एनर्जी आ रही है दिन में वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, और जो एकदम हमारी अर्थ उसको रोक नहीं सकती, वो अर्थ से जाती भी है। लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर उस एनर्जी को रोक लेता है ताकि रात भी ज़्यादा ठंडी ना हो। ओके, आई होप आपको एटमॉस्फेयर का रोल समझ आ गया होगा। नाउ अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। कॉम्पोजिशन का मतलब हमारी जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर एयर और एटमॉस्फेयर एक ही चीज़ है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में या एयर में क्या क्या चीज़ें मौजूद है? सिर्फ हवा है क्या? सिर्फ गैसेज हैं क्या? नहीं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। यहाँ पर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर तो है, बट ऑल्सो क्या क्या है? वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, स्मोक, ये सारी चीज़ें भी हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारी एयर के अंदर है। लेकिन मेजर जो मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी गैसेस हैं? देखिए, ये हमारा कॉम्पोजिशन है। सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन। 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। और अदर बाकी जो गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, और भी बहुत सारी गैसेज हैं, वो सब किस में आती हैं? 1% पार्ट। तो ये डायग्राम आपकी बुक में होगा। आई होप अब आपको समझ आ गया कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज नाइट्रोजन का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे एटमॉस्फेयर और एयर की बात हो रही है। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो तीन मेजर गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका आपको, इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये अभी जो जितना आपकी बुक में मैंने उतना पढ़ा दिया है, बट आगे कंपटीशन के हिसाब से आगे और आप पढ़ते जाएंगे इसके बारे में, बट अभी इतना ही आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में। वी इनहेल एंड एक्सहेल इट विदाउट यूजिंग इट। हम क्या करते हैं? हम नाइट्रोजन को इनहेल तो करते हैं। इनहेल मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं जाती है, हमारे अंदर वो सारी चीजें जाती हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एक मिक्सचर के फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें नाइट्रोजन भी जाती है हमारे अंदर। लेकिन
नाइट्रोजन हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे लिए क्या यूजफुल है, सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन हमारे अंदर जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बट प्लांट कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। देखिए, हम तो डायरेक्टली हमारे अंदर नाइट्रोजन जा रही है, बट हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे यूज काम की नहीं है। प्लांट के वो काम की है, बट प्लांट इसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। तो अब वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कैसे लेते हैं प्लांट? प्लांट कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली, बट एक बैक्टीरिया होता है सॉइल, मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को यूजेबल बना देता है प्लांट्स के लिए, वो उसको यूजेबल बना देता है। तो उस तरीके से प्लांट यूज करते हैं, डायरेक्टली हवा या एटमॉस्फेयर से वो नाइट्रोजन को प्लांट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट गैस है ये, एसेंशियली फॉर ब्रीदिंग। देखिए, हम सबको पता है हमें ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन हमारी ब्रीदिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सब मर जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन वाइल ब्रीदिंग, ये आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस की ये आप साइंस में भी पढ़ते हैं अपने। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं। जब प्लांट अपने लिए अपनी अपनी जो एनर्जी बना रहे हैं, उस दौरान वो ऑक्सीजन को बनाते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? इंसानों को, जानवरों को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? प्लांट से। कटिंग ट्रीज डिस्टर्ब ऑक्सीजन बैलेंस। हम लोग को चाहिए ऑक्सीजन, वो हमें प्लांट दे रहे हैं, बट अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो हमारे लिए जो ऑक्सीजन बैलेंस है, जो इतना ऑक्सीजन हमें चाहिए, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि प्लांट को हमें, ट्रीज को हमें नहीं काटना है, वरना हमारा जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब वो क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ इतनी सी है, ये इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, अभी आप समझिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जब एक्सहेल करते हैं तो हम रिलीज करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पर हमारे अंदर से बाहर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बर्निंग फ्यूल कोयल जैसे कोल ऑयल इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, एक हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन प्रेजेंट है, जो हमें हेल्प कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही है हमारे लिए, ठीक है। ग्रीन हाउस बहुत ज़रूरी है अर्थ के प्लानट पे, तो वो हमें हेल्प कर रही है। और हम इंसानों के, हम लोग एक्सेल कर रहे हैं और इसको प्लांट्स यूज कर रहे हैं, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना तो अच्छा है, बट हम क्या करें, ह्यूमंस क्या करें, उसको बढ़ा रहे हैं। जितना नेचुरल क्वांटिटी में वो है एटमॉस्फेयर में, हम लोग उसको ज़्यादा करें। कैसे? कोयला, ऑयल और इन सबको, फॉसिल फ्यूल को बर्न करके, जलाकर, ठीक है। अगर ये बढ़ गई तो ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए, ठीक है। अभी भी हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट। ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गई, जितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो गई, तो ये हमारे वेदर एंड क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट करेगी, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर या एयर की इंपॉर्टेंस क्या है? ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग। हम सांस लेते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लांट सनलाइट का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं एंड वाटर का यूज, H2 का यूज करते हैं। एंड ये क्या करते हैं, इस दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमसे लेते हैं, तो एक नेचुरल फिनोमिना बना हुआ है नेचुरली, नेचर में, ठीक है। नाइट्रोजन हेल्प प्लांट्स ग्रो। नाइट्रोजन जो है, मैंने बताया पेड़ों को नाइट्रोजन चाहिए, बट वो डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते। तो क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है मिट्टी में जो नाइट्रोजन को यूजेबल बनाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। एयर सपोर्टिंग बर्निंग। एयर सपोर्ट्स बर्निंग। देखिए, ये क्या होता है, जैसे आप इस डायग्राम से समझिएगा, यहाँ पर ये एयर में हमारी कैंडल जल रही है, बट हमने क्या किया, हमने एक ग्लास से एयर को ब्लॉक कर दिया।
जिससे क्या हुआ, हमारी कंट्री बुझ गई। इसका मतलब हमारे जब हम भी कोई चीज़ जलाएंगे तो हमें एयर की बहुत ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है कोई भी चीज़ जलाने के लिए। तो अगर ऑक्सीजन या एयर नहीं होगा तो वहाँ आप आग नहीं जला सकते। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। एयर हेल्प इन फ्लाइंग काइट, देखिए अगर हवा नहीं होगी तो आपकी पतंग नहीं उड़ सकती, बर्ड्स और एरोप्लेन ये सब भी नहीं उड़ सकते, क्योंकि इन सबको भी उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये एक हाउस है जो कि इस तरीके के ग्लास से बना होता है कि सन की रेज इसमें अंदर तो आती हैं लेकिन अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं और बाहर नहीं जाती। ठीक है, तो अंदर क्या होता है, वार्म कंडीशन रहती है। इसी तरीके से इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, क्योंकि ये भी सेम काम करती है। ये क्या करते हैं, ये गैस करती है एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती है हीट को जो कि अर्थ से वापस जा रही है। देखिए सन की रेज दिन में आती हैं, रात में वो वापस भी जाती हैं, लेकिन अगर सारी रेज वापस चली गई रात में तो हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेती है, जितनी हीट ज़रूरत है उतनी ट्रैप कर लेती है, जिससे रात में भी ज़्यादा ठंडी होती। इस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब विदाउट, मैंने बता दिया आपको, ग्रीन हाउस गैस अगर ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है हमारी अर्थ, टू कोल्ड टू लिव, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ग्लोबल वार्मिंग क्या है फिर, देखिए ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग बट लाइक व्हेन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री और व्हीकल्स, जो हम रोड्स वगैरह पे जो व्हीकल्स चलते हैं और फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है, उससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। मैंने अभी बताया कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में वार्म कंडीशन क्रिएट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हीट को ट्रैप कर रहा है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचुरल से ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा, ये गैस ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा हीट ट्रैप करेगी, जिससे क्या होगा, हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। उसी को हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल यानी हमारा जो ग्लोब है, जो हमारा अर्थ है, वो क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है, वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। किस वजह से, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, इससे क्या होगा, हमारा अर्थ अगर गर्म होगा, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपका जो हमारे आर्कटिक एंटार्क्टिक रीजन, बहुत ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे स्नो है, वो क्या होगी, मेल्ट होने लगेगी। उसकी वजह से सी लेवल राइज हो जाएगा। ठीक है, फ्लड लाइक कंडीशन देखने को मिलेंगी। क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज क्या है, यानी क्लाइमेट कहीं का अगर कहीं रेनफॉल नॉर्मल होती है तो नॉर्मल से ज़्यादा एक्सेसिव होगी, कहीं पर डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पर ज़्यादा हीट होगी और ज़्यादा हीट होगी। ठीक है, तो जो नॉर्मल क्लाइमेट है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्लांट एंड एनिमल्स की लाइफ, जो पॉपुलेशन है उसमें प्रॉब्लम्स हो और इंसानों को भी प्रॉब्लम हो, तो हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है। ओके, या एयर के बारे में और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। नाउ अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारी एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसे है, हमने ये पढ़ा है कि वो ब्लैंकेट की तरह हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, जैसे सबसे नीचे लेयर है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीसोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर एंड देन लास्ट है एक्सोस्फेयर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना है। नाउ अब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, ये डायग्राम आपकी बुक में भी होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे पहली लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि जस्ट अबव द अर्थ के जो लैंड एरिया है, हमारी ज़मीन से लगा हुआ जो सबसे पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो है ट्रोपोस्फेयर। ये 13 किलोमीटर तक एवरेज हाइट है इसकी। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन है और जो इम्पॉर्टेंट एयर है, वो हमें यहीं पर मिलती है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर चेंजेस अकर इन दिस लेयर, जैसे जितने भी वेदर चेंजेस, जितने भी वेदर फिनोमिना, जैसे बारिश या फॉग, हेल स्टॉर्म, जो भी वेदर लाइक कंडीशंस हैं, वेदर से रिलेटेड है, वो सब किस में हो रही है, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे लिए। नेक्स्ट आती है स्ट्रेटोस्फेयर, ये सेकेंड लेयर है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। यहाँ थी आपकी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अबव द ट्रोपोस्फेयर ये एक्सटेंड करती है 50 किलोमीटर तक। हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा था 13 किलोमीटर तक, ये है 50 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड वेदर चेंजेस, जितने भी क्लाउड एंड वेदर फिनोमिना थे वो कहाँ हो रहे थे, वो सबसे पहली लेयर में हो रहे थे, ट्रोपोस्फेयर में। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये फ्री होती है इससे। ठीक है, ये आइडियल लेयर है फॉर फ्लाइंग द एयरप्लेन।
यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बारिश और ये सब क्लाउड वगैरह कंडीशन नहीं होती है, क्लाउड के ऊपर आपके एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशंस अच्छी हैं, इस वजह से यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। कंटेन द ओजोन लेयर। अभी इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें क्या करती है, ये सन की हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। इस चैप्टर में आपको बस इतना ही पढ़ना है कि ओजोन क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है सन की हार्मफुल रेज से, और ये किस लेयर में लाई करती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। नेक्स्ट लेयर है आपकी मिजोस्फेयर। मिजोस्फेयर थर्ड लेयर है, ठीक है, लाई अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट अबव होती है एंड ये 80 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मिटियोर्स बर्न इन दिस लेयर व्हेन एंटरिंग द अर्थ। देखिए हमारी जो स्पेस है उसमें बहुत सारी रॉक्स हैं जिनको हम मिटियोर्स कहते हैं। जब ये अर्थ के अंदर आती है तो हमारी अर्थ पर आ सकती है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में ये लेयर होती है मिजोस्फेयर, जो कि ये जो पत्थर और रॉक्स जो स्पेस में है जिनको हम मिटियोर्स कहते हैं, वो इसमें आने नहीं देती अर्थ तक, यहीं पर बर्न कर देती है, इनको जला देती है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फेयर। टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली इन दिस लेयर। इस लेयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, इस थर्मोस्फेयर में एक लेयर और होती है आइनोस्फेयर, इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फेयर किस लेयर का पार्ट है, थर्मोस्फेयर का, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर तक ये लाई करती है आपके थर्मोस्फेयर। ये हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि इसमें आइनोस्फेयर है जो कि आपके रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, क्योंकि द आयन्स, ये जो रेडियो वेव होती है ये आयोनोस्फेयर में जाकर रिफ्लेक्ट बैक कर देती है अर्थ पर ही, तो इससे हमें रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प मिलती है। तो आपको ये याद रखना है बस इतना कि थर्मोस्फेयर में आयोनोस्फेयर है, यहाँ पर क्या होता है, ये रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बैक, इस थर्मोस्फेयर में ऐसा होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा होता है रेडियो वेव का, एंड इसमें क्या होता है, ये टेम्परेचर राइज करता है 80 to 400 किलोमीटर तक, ये हमारी थर्मोस्फेयर लाई करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने लिखे हैं आपके इस चैप्टर के। नेक्स्ट एंड लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। ये क्या है, अपर मोस्ट लेयर है आपके एटमॉस्फेयर की। एयर वेरी थिन हेयर, यहाँ पे हवा बहुत थिन है, बहुत दूर दूर है। ठीक है, ज़्यादा हवा नहीं है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन यहाँ पे फ्लोट करती हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एयर गैसेस नहीं है, सिर्फ ज़्यादातर आपको हीलियम और हाइड्रोजन देखने को मिलेंगी। नाउ अंडरस्टैंड द वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या है, वेदर डे टू डे कंडीशन है हमारे एटमॉस्फेयर की। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद सूरज निकल आएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, बारिश से सूरज निकल आना या फिर ठंड हो जाना रात की वजह से, तो ये डे टू डे जो कंडीशन है इसको हम वेदर कहते हैं। ठीक है, चेंज फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी चेंज होता है ये, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, जैसे अभी कहते हैं हम कि अभी हवा चल रही है, जब हवा रुक जाएगी ना तो तब मैं आऊँगा, जब वेदर थोड़ा ठीक हो जाएगा ना तब मैं आऊँगा बाहर। ठीक है, तो ये वेदर की हम बात करते हैं, यहाँ पर आप क्लाइमेट नहीं कहने लगोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट वेदर की एवरेज कंडीशन है जो कि 30 साल के अप्रोक्स कंडीशन को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर हम बताते हैं कि इस एरिया का क्लाइमेट क्या है। 30 साल का, ये बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड है हमारे। एक वेदर हो गया शॉर्ट टर्म डे टू डे फिनोमिना, ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म फिनोमिना है क्लाइमेट। जैसे हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सर्दी भी होती है और गर्मी भी होती है और रेनफॉल भी होती है, बट हमारे इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मॉनसूनल क्लाइमेट है। क्यों, क्या सिर्फ बारिश होती रहती है हमारे इंडिया में, नहीं, ये क्या है, एवरेज कंडीशन है हमारे इंडिया की जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं। हमारे इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसूनल क्लाइमेट। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज। हवा में कितनी ठंड है और कितनी गर्मी है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। इसको हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं और इसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, मेजरली हम डिग्री सेल्सियस में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे एक थर्मामीटर है, इसमें हवा में कितना टेम्परेचर है, वो कितनी मतलब ठंड और गर्मी है, उसको हम कहेंगे टेम्परेचर। फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर, ये कुछ फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। जैसे लेटिट्यूडनल टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट हो रहा है, देखिए हमारी जो सन की रेज है वो सबसे ज़्यादा इस एरिया में आ रही है, यानी इंसोलेशन और हीट सबसे ज़्यादा इस एरिया में आ रही है। तो यहाँ की हवा क्या है, ज़्यादा गर्म है एज कम्पेयर टू यहाँ पे कम सन की रेज पहुँचती है। आपको पता होगा पोलर एरियाज में वहाँ पे बर्फ रहती है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा यहाँ का, टेम्परेचर कम होगा यहाँ का। ठीक है, तो लेटीट्यूड भी आपका फैक्टर है जिससे आपके टेम्परेचर अफेक्ट होता है। ठीक है,
नाउ अल्टीट्यूड जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाएंगे, जब आप पहाड़ चढ़ेंगे तो जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये भी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है क्या, अल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ज़मीन से, उसको कहते हैं अल्टीट्यूड। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देखिए जैसे जैसे आप सी के पास होंगे तो आपको, आप देखिएगा समुंदर या फिर आप किसी नदी के पास होंगे तो वहाँ थोड़ा टेम्परेचर अच्छा रहता है। ठीक है, वहाँ पे आपको ठंडा ठंडा हवाएं चलेंगी, ठंडा ठंडा फील होगा। जैसे जैसे आप सी से दूर जाएंगे तो वहाँ गर्मी होती है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बढ़ती है तो टेम्परेचर अफेक्ट होता है। नाउ विंड, देखिए जिस एरिया में ठंडी विंड हवा चल रही है वहाँ पे आपको ठंड लगेगी, जिस एरिया में गर्म हवा चल रही है वहाँ पे गर्म टेम्परेचर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे गर्म कपड़े नहीं पहन सकते, आपका यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो विंड भी एक मेजर फैक्टर है जो कि टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। अगर यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है तो आपको ठंड लगेगी, और गर्म हवा चल रही है तो गर्मी लगेगी। ठीक है, नाउ एयर का प्रेशर भी होता है। देखिए एयर प्रेशर आपके इस चैप्टर में है। एयर कैसे प्रेशर लगा रही है, जिस एरिया में आपके हवा है उसका जो जमीन पर जो भार, जो वेट पड़ता है उसको हम कहते हैं प्रेशर, एयर प्रेशर। एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे जो एयर प्रेशर लगाती है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। वी डोंट फील इट बिकॉज एयर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड। देखिए हमें जो हवा है वो सारी तरफ से प्रेशर लगा रही है, और हमारी अपनी बॉडी की भी एक प्रेशर होता है, जिसलिए इसकी वजह से हमें प्रेशर फील नहीं होता है। ठीक है, एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल। सी लेवल पे जैसे जैसे आप ज़मीन पे होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर लगेगा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे तो आपको एयर प्रेशर कम होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर आप सी के पास हैं तो ये जो पूरा एयर का कॉलम है इतना आपको वेट झेलना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पर वेट ज़्यादा लगता है, एयर का प्रेशर ज़्यादा लगता है। ठीक है, जैसे आप हाइट पे पहुँच जाएंगे तो सिर्फ इतना ही वेट है आपकी एयर का, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रेशर कम फील होता है। ओके, प्रेशर को हम, एयर प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। अब देखिए हाई प्रेशर कोल्ड एरिया, हाई प्रेशर एंड कोल्ड एरिया एंड लो प्रेशर वार्म एरिया, ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर सन की लाइट, अगर इंसुलेशन ज़्यादा आ रही है, सन का जो हीट है वो ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्शन करंट ऊपर उठेंगे। ये एरिया में अगर हवा, जो कन्वेक्शन करंट है वो ऊपर उठ जाएंगे तो ये जो एरिया है यहाँ हवा हल्की होकर ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो गई। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर हवा ठंडी है, ठंडी हवा क्या होती है, सिंक करती है, एंड गर्म हवा ऊपर उठती है। तो गर्म हवा जब ऊपर उठेगी, हाई प्रेशर, जब कोल्ड एयर होगी तो हाई प्रेशर हो, क्योंकि ठंडी हवा नीचे आती है और वार्म एयर ऊपर उठ के जाती है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया कि जब आपकी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी जो कोल्ड एयर है वो क्या करती है, वो सिंक करती है और यहाँ पे बैठ जाती है, आपको ज़्यादा प्रेशर फील होगा। नाउ अंडरस्टैंड द विंड। ठीक है, विंड क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा विंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, सरफेस पर जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये चलती है। ये फिनोमेना आपको हमेशा काम आएगा, आप हमेशा याद रखिएगा विंड कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, लो प्रेशर कैसे बना, मैंने आपको बताया कि कन्वेक्शन करंट, हीट आएगी, कन्वेक्शन करंट होंगे, गर्म होकर हवा ऊपर उठ जाएगी, तो ये एरिया खाली हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या था, यहाँ पे हवा ठंडी हुई, ठंडी होकर नीचे आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, विंड कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर से हॉरिजॉन्टली सरफेस के लो प्रेशर की तरफ। ओके, winds are named by the direction they come from, like देखिए ये जो हमारी विंड है ये कहाँ से आ रही है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो चल रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये जा रही है, तो हम इस विंड को क्या बोलेंगे, ईस्टर्ली। अगर वेस्ट से विंड चल रही है तो हम उसको बोलेंगे वेस्टर्ली। ओके, तो जिस एरिया से, जिस तरफ से ये विंड चलती है उसके पीछे की साइड से आप याद रखिएगा, जिससे चलना स्टार्ट होती है, ईस्ट साइड से चलना स्टार्ट होगी तो ईस्टर्ली, वेस्ट साइड से चलना स्टार्ट होगी तो वेस्टर्ली। नाउ टाइप्स ऑफ विंड, देखिए कुछ तो परमानेंट विंड होती हैं, कुछ सीजनल होती हैं, एंड कुछ लोकल विंड भी होती हैं। परमानेंट विंड कौन सी हैं, जो आपके पूरे ग्लोब में, आपने ये पिक्चर आप भी देखा होगा, तो इसमें क्या है, ये थ्रू आउट पूरे साल ये ब्लो करती हैं। ओके, मूव इन अ फिक्स डायरेक्शन, ये फिक्स डायरेक्शन में पूरे साल इसी तरीके से मूव करती रहती हैं, इसको हम कहते हैं परमानेंट विंड। जैसे आपकी ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, ये हैं आपकी ट्रेड विंड्स जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में ब्लो कर रही हैं, ये है आपकी वेस्टर्ली, एंड देन उसके बाद है आपकी ईस्टर्ली। तो ये आप डायग्राम से याद रखिएगा।
कि ट्रॉपिकल एरियाज में 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक जो आपकी ये जो एरिया है इसमें ट्रेड विंड मूव करती है, ठीक है। एंड ये जो उसके ऊपर आपके टेम्परेचर 35 से 60 की ये जो एरिया है यहाँ पर आपकी वेस्टर्ली विंड मूव कर रही है। अब हम नाम कैसे दे रहे हैं, नाम इनके जहाँ से ये मूव करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं तो ये वेस्टर्ली, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही हैं तो ये आपकी इनको ईस्टर्ली भी कहते हैं, ये भी आपकी ईस्टर्ली कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से नाम है। बाकी आप याद रखिएगा कि किस एरिया में कौन सी विंड ब्लो करती है, परमानेंट विंड, ठीक है। नाउ सीजनल विंड जो कि चेंज करती रहती है अपनी डायरेक्शन को, जैसे आपके इंडिया में मानसून विंड है। मानसून विंड क्या है, अपनी सीजन के हिसाब से डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। लोकल विंड्स कौन सी होती हैं, जो एक स्मॉल एरिया में ब्लो करती है, जैसे एक छोटे से एरिया में यहाँ पे एक विंड ब्लो कर रही है तो इसको हम कहेंगे लोकल विंड। लोकल विंड बट किसी पर्टिकुलर एरिया में होती हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, जैसे लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। जैसे देखिए ये आपका एरिया है, इसमें क्या है, ये दिन में क्या चल रहा है, आपकी सी ब्रीज चल रही है, सी ब्रीज, ओके। सी ब्रीज दिन में चलती है आपके सी से लैंड की तरफ, एंड रात में क्या होगा, लैंड ब्रीज चलेंगी रात में लैंड एरिया से, और यहाँ पर सी की तरफ विंड चल रही हैं, इनको हम कह रहे हैं लैंड ब्रीज, ओके। तो ये लोकल विंड्स है जो कि दिन और रात थोड़े मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो आपकी आई हो आपको ये समझ आ गया कि परमानेंट विंड पूरे साल चलेंगी सेम डायरेक्शन में। सीजनल विंड जो है सीजन के हिसाब से आपका डायरेक्शन चेंज कर लेंगी। लोकल विंड एक स्मॉल टाइम के लिए चलते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। नाउ ह्यूमिडिटी, देखिए ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर ये क्या होता है, जैसे आपकी जो ये एयर है, एयर में कितना पानी है या कितना मॉइस्चर है, इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। इसको हम मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ये हमारी एयर है, इसमें जितना परसेंट पानी है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। हाई ह्यूमिडिटी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कंडीशन होगी, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, ओके, ये आपके लिए अच्छी कंडीशन नहीं है। लो ह्यूमिडिटी होगी तो भी आपके लिए अच्छी कंडीशन नहीं है, ड्राई वेदर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, आपको ड्राइनेस होगी, ठीक है। तो इसके बीच की जो कंडीशन होती है वो सुइटेबल होती है इंसानों के लिए। नाउ आपके इस चैप्टर में है प्रेसिपिटेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, देखिए वाटर फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड, अब ये क्लाउड है, इस यहाँ से जो पानी निकल रहा है, चाहे वो रेन की फॉर्म, पानी वाटर की फॉर्म में होगा तो उसको हम रेन कहेंगे, स्नोफॉल भी हो रही है, स्लीट और हेल, ये सब क्या है, ये सब प्रेसिपिटेशन का पार्ट है, ठीक है, जो कि क्लाउड से पानी आ रहा है। अब ये बर्फ की फॉर्म में आ रहा है तो उस तरीके से इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, तो इसके कुछ टाइप हैं प्रेसिपिटेशन के, रेन, स्नो, हेल एंड स्लीट, ओके। नाउ रेनफॉल, जो वाटर की फॉर्म में है उसको हम रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। इट अकर व्हेन वाटर वेपर कूल्स एंड कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट, ये क्या होता है, जब आपके वाटर वेपर कूल डाउन होकर आपके क्लाउड बना लेते हैं एंड लिक्विड फॉर्म में जब वो नीचे आते हैं उसको हम रेनफॉल कहते हैं। इसको हम रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे मेजर करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रेनफॉल, टाइप्स ऑफ रेनफॉल में सबसे पहले आता है कन्वेक्शन रेनफॉल। कन्वेक्शन रेनफॉल कैसे होता है, जब आपकी हीट आती है तो ये जो आपके कन्वेक्शन करंट जो एयर है वो कन्वेक्टिवली ऊपर उठती है और क्लाउड बनाकर बारिश करती है, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन रेनफॉल। नाउ ओरोग्राफिक रेनफॉल कौन सी होती है, जब कोई माउंटेन या बैरियर से आपकी एयर टकराए और वहाँ क्लाउड बनाकर और बरसने लगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल में एक साइड बारिश होती है सिर्फ, दूसरी साइड रेन शेडो एरिया बनता है। रेन शेडो एरिया यानी यहाँ पर बारिश नहीं है और ये सिर्फ एयर क्या करती है, यहाँ से टकराती है एंड बारिश कर देती है इसी साइड में, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है, यहाँ पर ना तो कोई बैरियर होता है ना ही कन्वेक्शन करंट होते हैं, यहाँ पे दो डिफरेंट आपकी एयर होती है, ये कोल्ड एयर है, ये वार्म एयर है। कोल्ड एयर अपनी जगह पर ही है, वार्म एयर क्या करेगी, वार्म एयर कोल्ड एयर से टकराएगी और ऊपर उठ जाएगी और फिर क्लाउड बना के रेन करेगी, तो ये साइक्लोनिक टाइप रेनफॉल है। नाउ वाटर साइकिल, देखिए वैसे तो आपके इस चैप्टर में एज पर्टिकुलर कोई चैप्टर नहीं है वाटर साइकिल का, बट आपको पता होना चाहिए कि बारिश किस तरीके से होती है और पानी कैसे मूव करता है। ये क्या है, कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है पानी का। सबसे पहले क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, पानी क्या है जमीन से इवेपोरेट यानी गर्म होकर उस वाटर वेपर बनकर ऊपर उठेगा, ठीक है। ऊपर उठने के बाद वो कंडेंस यानी क्लाउड बनाएगा, कंडेंसेशन यानी वो क्लाउड फॉर्म कर देगा। फिर प्रेसिपिटेशन, फिर वो पानी की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की मैंने 4 फॉर्म बताई हैं आपको, तो वो नीचे आएगा, ठीक है। नाउ फिर ये कलेक्शन होगा, तो इस तरीके से फिर से ये वापस इवेपोरेशन होगा, देन कंडेंसेशन होगा, देन प्रेसिपिटेशन होगा, तो ये पानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता रहता है, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा।